ओके जी, हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं नियोप्लेजिया का। हमने पहले डिस्कस कर लिया था बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर तक। अब जो हमने डिस्कस करना है यहाँ से है डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेजिया से। अच्छा, अब सबसे पहले एक टर्म है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक आपका स्टेम सेल है या ओरिजिनल सेल्स है और एक आपके पास जो है नियोप्लाज्म है। अब जो नियोप्लाज्म के सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियर रेशियो चेंज हो जाती है, उसमें काफी चेंजेस आती हैं। तो डिफरेंशिएशन मींस के टू विच एक्सटेंट द नियोप्लाज्म रिजेंबल टू द नॉर्मल सेल्स, कि कितना जो है वो नियोप्लाज्म जो है, ये जो हमारे पास ट्यूमर सेल्स हैं उनकी कितनी रिजेंबलेंस है विद द नॉर्मल सेल्स, उसको हम नाम देते हैं डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच नियोप्लास्टिक पेरेन्काइमल सेल्स रिजेंबल द कोरेस्पोंडिंग नॉर्मल पेरेन्काइमल सेल, यानी जितनी उसकी नॉर्मल के साथ रिजेंबलेंस है उसको हम कहते हैं उसकी डिफरेंशिएशन है। जितना ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगा मतलब उतना ज्यादा नॉर्मल सेल के करीब है। तो हम इसलिए कहते हैं जो बिनाइन ट्यूमर होता है इट इज मच मोर डिफरेंशिएटेड एज कंपेयर टू द मलिग्नेंट वन, क्योंकि मलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंशिएशन लॉस हो जाती है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद सेकंड नंबर पर होता है एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया सिंपली मीन इट इज लैक ऑफ डिफरेंशिएशन या इट इज लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन कम हो जाती है इट मींस एनाप्लेजिया। सो इट इज हॉलमार्क ऑफ मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी एनाप्लेजिया की बात करते हैं इट मींस इट इज मलिग्नेंट ट्यूमर इन मोस्ट केसेस, ठीक है। समटाइम इट कैन बी बेनाइन, बट हम कहते हैं कि एनाप्लेजिया का मतलब ही है कि डिफरेंशिएशन लॉस हो चुकी है। सो विच आर पुअरली डिफरेंशिएटेड और नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स, तो इनको हम नाम देते हैं जी एनाप्लेजिया का नाम हो गया। अब एनाप्लेजिया में बेसिकली हमने जो चीजें डिस्कस करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये पूछता है कि एनाप्लेजिया की प्रॉपर्टीज क्या है। हमने एनाप्लेजिया की प्रॉपर्टीज बतानी है। 6 प्रॉपर्टीज आपको रिटर्न में भी आती हैं और ये आपका क्वेश्चन भी आता है। नंबर 1 है जी प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म मींस इट इज वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स एंड न्यूक्लियर। मैंने आपको पहले बताया था जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इट इज नॉन सर्कमफेरेंशियल, ये सर्कमफेरेंस भी इसका कोई प्रॉपर नहीं होता, शेप भी इसकी चेंज होती है, ठीक है, और साइज भी इसका जो है वो लार्ज होता है। सो प्लियोमॉर्फिज्म इट शोज वेरिएशंस, कि जिस तरह के ट्यूमर बढ़ता जाएगा मैलिग्नेंसी ज्यादा होती जाएगी, इन्वेजन ज्यादा होती जाएगी, इसकी शेप भी चेंज होगी और इसका साइज भी चेंज होगा। सो इट शोज प्लियोमॉर्फिज्म। सो एनाप्लेजिया जितना ज्यादा होगा उतनी प्लियोमॉर्फिज्म यानी शेप और साइज में चेंजेस आती जाएंगी। सेकंड नंबर पे एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी। न्यूक्लियस इसका चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, अगर एक सेल है, ये मैं बनाता हूँ सेल, अगर मैं बनाऊं एक, ये सेल हमने बनाया, इसके दरमियान में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बट जैसे जैसे हमारे पास जो है वो साइज सॉरी ट्यूमर की फॉर्मेशन ज्यादा होती है, एनाप्लेजिया ज्यादा होता है, तो क्या होता है न्यूक्लियस का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पहले नॉर्मली रेशियो क्या होती है कि अगर आपके पास ये आपका है सेल है, ये सेंटर में न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और इसके गिर्द ये आपका सारा का सारा है जी साइटोप्लाज्म, ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला सारा एरिया आपका साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर की जो रेशियो होती है जो नॉर्मली वो 1 रेशो, वो ऑलमोस्ट आपकी 4 होती है नॉर्मल, ठीक है, या 1:4 होती है, या 1:6 होती है। बट जब हमारे पास एनाप्लेजिया होता है तो उसमें 1:1, यानी जितना आपका जो है वो न्यूक्लियस है सेंटर में, उतना ही आप कह लें कि साइटोप्लाज्म, यानी हाफ जो सेल के एरिया वो कवर किया हुआ न्यूक्लियस ने और हाफ एरिया कवर किया हुआ साइटोप्लाज्म में। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्रोमेटिन क्लम्पिंग, सेंटर के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस है जो उसमें छोटे छोटे क्लम्प क्लम्प बन जाते हैं और न्यूक्लियोलाई बन जाते हैं। माइटोसिस बहुत ज्यादा हो जाती है और पोलैरिटी का लॉस हो जाता है। सो अगर हम ओवरऑल डिस्कस करें, देखें हमारे पास सबसे पहला लेवल है साइज का, यानी ऊपर से साइज चेंज हो गया, साइज के बाद डायरेक्ट आप आ जाए न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस बड़ा हो गया यानी हाइपरक्रोमैटिक। फिर न्यूक्लियस के अंदर की बात करें छोटी छोटी क्लम्पिंग बन गई। फिर उसके बाद उसमें डिवीजन की बात करें, क्योंकि डिवीजन में आपको पता क्रोमोसोम जो अरेंज होते हैं, तो माइटोसिस हाई रेट हो जाता है और उसके बाद पोलैरिटी लॉस हो जाती है। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट जो कि एनाप्लेजिया की या फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर की होती है। इसके बाद आगे हमारे पास डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया को हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो इट इज बेसिकली लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेल। अच्छा, इसके अंदर क्या है बेसिकली, इट इज नॉट सिंपली
आप कह लें कि ट्यूमर सेल को नहीं कहते हम इस चीज को, हम ये कह सकते हैं कि इसमें बेसिकली यूनिफॉर्मिटी जो है वो लॉस हो जाती है, जैसे कि हमारे पास बाद में ये मेलिग्नेंसी के अंदर कन्वर्ट, जैसे कि यूट्राइन जो सर्विक्स है या फिर कोलोन जो पॉलिप्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली पहले बिनाइन ट्यूमर्स की फॉर्म में बाहर बनते हैं और सेल्स वगैरह इससे बाहर निकलते हैं, फिर ये मेलिग्नेंसी की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम जो है लो ग्रेड, हाई ग्रेड या माइल्ड और मॉडरेट ग्रेड में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सिटू। अच्छा, कार्सिनोमा इन सिटू की अगर मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवाऊं जो आपने लिखनी है, वो जरा मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। हम ये कहते हैं जैसे कि मैंने ऊपर आपको डिस्प्लेसिया बताया, यूनिफॉर्मिटी, हम कहते हैं व्हेन डिस्प्लास्टिक changes are severe and involve entire thickness of epithelium। मैं अब आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज कार्सिनोमा इन सिटू। अच्छा, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, व्हाट डज इट मीन। ये देखिए, जैसे कि हमारे पास एक पॉलिप है, इंटेस्टाइन का हमने एक पॉलिप पढ़ा था। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कैसे इसको आपने रिलेट करना। चलो देखो, ये आपके पास है जी एपिथेलियम, जिसमें ये आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये आपकी सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा नॉर्मली ये होता था कि आपके सेल की जो ग्रोथ हुई, यहाँ पे आपका पॉलिप भी ऊपर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉलिप बना, ये जो है प्लास्टिक चेंज है या फिर हमारे पास डिस्प्लेसिया है। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसे हो कि पूरी की पूरी जो थिकनेस है पूरी की पूरी एपिथेलियम की है, यहां से ऐसे पॉलिप बन जाए बड़ा सारा, और इस पॉलिप के बनने के बाद क्या हो, आपके पास सिर्फ नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन आपके बच जाए। ठीक है, यानी सारी की सारी जो लेयन है वो किस चीज पे बेस कर रही हो, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, और वो नीचे जो लाई कर रही हो, बट द लेयन रिमेन्स कन्फाइंड बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो दिस इज कॉल्ड एज कार्सिनोमा इन सिटू। तो ये फर्क है जी आपके पास डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा इन सिटू के अंदर। अच्छा, इसके बाद ट्यूमर ग्रोथ रेट की बात करें, ग्रोथ डिपेंड करती है हमारे पास ब्लड सप्लाई, हार्मोनल फैक्टर और इमरजेंसी ऑफ द अग्रेसिव सबकोलोन्स। अच्छा, ये अगेन एडिनोकार्सिनोमा के मसल, ये इसकी मैं आपको क्लियर पिक्चर्स अगेन दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ग्रोथ फ्रैक्शन क्या है, द proportion of the tumor cell in the replicative fold may be only 20% even rapidly growing tumor and has important implication on the susceptibility to the कैंसर कीमोथेरेपी। अच्छा, जो माइटोसिस हो रही है और जो हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, उसमें कितने परसेंट जो है वो ट्यूमर ग्रो कर रहा है हमारी बॉडी में, रेप्लिकेटिव पोल में, उसे हम नाम देते हैं ग्रोथ फ्रैक्शन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है लोकल इन्वेजन। बिनाइन ट्यूमर आर लोकलाइज्ड कोहेसिव एक्सपेंसाइल मैसेज सराउंडेड बाय द कैप्सूल एंड लैक द कैपेसिटी टू इन्फिल्ट्रेट अवे इनवेड और मेटास्टाइज। malignant tumor जो है वो capable of progressive infiltrating vesicle, so these are non capsulated. Next to the development of metastasis in vesicle is the most reliable feature that differentiate malignant from the benign. So वो कहता है कि इन्वेसिवनेस जो है इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिससे हम ये डिस्कस करते हैं कि इट इज बेनाइन और द malignant। इन्वेसिवनेस का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास कैप्सूल होता है इट डिसाइड्स कि कितनी इन्वेसिवनेस होगी, मतलब ये आपके पास है कितनी इन्वेजन होगी सेल में, कितना ये थिकनेस को कवर करेगा, दिस इज इन्वेसिवनेस। सो बिनाइन आर लेस इन्वेसिव और malignant आर मोर इन्वेसिव। अच्छा, इसके बाद मेटास्टेसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू। ये देखिए मैंने सारे के सारे ऊपर एससीक्यू भी हैं, वो लिखे हुए हैं जो पास पेपर में आए हो, तो ये आपने साथ साथ देखनी है कि कौन से जो है वो पास पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, so metastasis mean it is development of secondary tumor or implant in the distant tissue. Simply, it is the spread of the tumor to the distant side. This is called as metastasis. अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ द मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस कैसे कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो डायरेक्ट सेंडिंग इन द बॉडी कैविटीज, अगर एक जगह पे मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म बना है या कोई नियोप्लाज्म बिनाइन बना है, वहां से डायरेक्ट वो पेनिट्रेट कर जाता है बॉडी कैविटी में, ओपन कैविटीज में, लाइक हमारे पास प्लूरल कैविटी में जा सकते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में जा सकता है, तो ये हमारे पास आ गई एग्जांपल डायरेक्ट सेंडिंग बॉडी कैविटी में। जैसे कि उसने एग्जांपल दी ओवेरियन कार्सिनोमा,
causing sending all the peritoneal surfaces, peritoneal surface में ये फैल जाता है। इसके बाद आ गया lymphatic spread, which is also the most common pathway। इसमें क्या होता है, इनिशियल जो हमारे पास डाइसेमिनेशन होती है, कार्सिनोमा एक जगह बना, वहां से टूटा और जो हमारे पास से चला गया। अब जो सार्कोमास होते हैं ये भी ये रूट जो है वो अपना सकते हैं। ये मोस्टली जो इसका पैटर्न है वो लिम्फ नोड से होके आगे चला जाता है। लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होती है, लाइक हमारे पास लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट नेचुरल रूट से होती है, रीजनल लिम्फ नोड में जाते हैं, जैसे कि लंग कार्सिनोमा मेटास्टाइज करता है ट्रिक्योब्रोंकियल एंड हाइलर लिम्फ नोड के अंदर। ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो है अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द जो हमारे पास क्वाड्रेंट में रहता है, डाइसेमिनेट इनटू द एक्सिलरी लिम्फ नोड। थर्ड जो पाथवे, नंबर वन पाथवे आपके पास हो गया डायरेक्टली बॉडी कैविटीज में गया। सेकंड आपके पास पाथवे हो गया कि लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक्स के थ्रू गया। नंबर थर्ड में आपके पास सेंटिनल लिम्फ नोड, जो कि फर्स्ट नोड है इन द रीजनल लिम्फेटिक बेसिन दैट रिसीव द लिम्फ फ्लो फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर। सो लिम्फ फ्लो जो प्राइमरी ट्यूमर से जो भी पहला करता है उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद लास्ट नंबर पे हमारे पास होता है हिमेटोजेनस स्प्रेड, मोस्ट कॉमन फॉर द सार्कोमास, आल्सो सीन विद द कार्सिनोमा। यूजुअली वेनस हो सकता है, लिवर और लंग्स जो है मोस्टली ये हमारे पास हिमेटोजेनस के अंदर आती है, यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू जो जाता है। ये हमारे पास लास्ट जो है हमारे पास इसकी आती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो चीजें आपने डिस्कस करनी है, बस लास्ट नंबर पे ये चीज डिस्कस कर लें कि हमारे पास प्री जो डिस्पोजिशन होती है कैंसर की, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्री डिस्पोजिशन कॉज करते हैं कि कैंसर हो, यानी कैंसर की ससेप्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक तो हमारे पास फेमिलियल कैंसर सिंड्रोम है। फेमिलियल कैंसर सिंड्रोम का मतलब क्या है, एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें जो है फैमिलीज के अंदर कैंसर रन करता है। इसमें अर्ली एज ऑनसेट होता है इसका, टू या मोर प्राइमरी रिलेटिव जो हैं वो हमारे पास उनको कैंसर होता है, और ये मल्टीपल या बायलैटरल ट्यूमर जो है वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होती है, कोई हमारे पास इनहेरिटेड जीन होता है बॉडी के अंदर, कोई भी होता है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो जल्दी कैंसर कॉज होता है। जैसे कि आरबी जीन की अगर म्यूटेशन हो तो रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, P53 के हो तो हमारे पास लाइफरोमेनी सिंड्रोम हो सकता है, एपीसी के हो तो फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसकी 3 एग्जांपल जो है वो आती है। सेकंड नंबर पे इनहेरिटेड फैक्टर हो सकते हैं जिसको इनहेरिटेड एआर सिंड्रोम कहते हैं या डिफेक्टिव रिपेयर कहते हैं। इसमें हमारे पास जीरोडर्मा पिगमेंटोजम हो सकता है, एटेक्सिया टेलेंजिक्टेजिया हो सकता है, हमारे पास ब्लूम सिंड्रोम हो सकता है, और फेनकोनी एनीमिया हो सकता है। ये हमारे पास ऐसे जो कि हेरिडिटरी हैं, यानी उसमें कुछ जो है हमारे पास वो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, और कुछ जो हमारे पास इनहेरिटेड जो है डायरेक्टली आ जाते हैं, और कुछ हमारे पास जो है वो क्रोनिक हमारे पास नॉन हेरिडिटरी प्री डिस्पोजिशन पोजीशन आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी क्यों है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपके पास ट्यूमर हो सकता है। तो एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या हेलिकोबैक्टर जो पाइलोराई एच पाइलोराई का जो गैस्ट्राइटिस इस वजह से हो सकता है। प्री कैंसरस कंडीशन हो सकती है जैसे कि क्रोनिक अल्सरेटिव हो सकती है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है, हमारे पास परनीशियस एनीमिया हो सकता है, बैरेट एसोफेगस हो सकती है। ये आपसे पूछा प्री कैंसरस कंडीशन कौन कौन सी होती है, तो ये आपने बता देना। सो ये हमने जो है नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो मेन रोल है मोलिकुलर बेसिस ऑफ द कैंसर से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा नेक्स्ट था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज।